चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। तो हेडिंग डालिएगा सब लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, यह फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद आपको इक्विलिब्रियम का एक और पार्ट पढ़ाया जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है ना। आज है लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है। केमिकल रिएक्शन का टाइप आपको पढ़ना है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। इसमें सबसे पहला जो टाइप होगा वो है होमोजीनियस रिएक्शन। नाम से क्लियर है, होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर आप पीछे पढ़े थे, समझ गए। वैसे ही यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन है। होमोजीनियस रिएक्शन क्या होता है, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होता है वैसे रिएक्शन को हम लोग होमोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। ठीक है। ऑल reactant and products are in same phase। ठीक है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का दोनों सेम फेज में हो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस रिएक्शन। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो दोनों गैसियस फॉर्म में होता है, और जो यहाँ पे अमोनिया बनता है ये भी गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ गैस, यहाँ गैस, यहाँ भी गैस। मतलब यहाँ पे क्या है बोलो, ऑल रिएक्टेंट। देखिए ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। तो सबका फेज क्या है बोलो, सेम है, सब गैस है। सेम फेज का मतलब समझते हैं ना, ब्रैकेट में डाल लीजिए, इसका मतलब सेम फिजिकल स्टेट। सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब लिख लीजिए, सेम फेज का मतलब सेम फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब हम समझते हैं कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा फेज में हो वैसे रिएक्शन को हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन टू या मोर फेजेज। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा फेज में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में होता है बोलो, सॉलिड। ठीक है। जब रिएक्शन होता है क्या बनता है बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ध्यान से देखिए, ये सॉलिड है, ये सॉलिड, ये गैस। तो यहाँ पे दो स्टेट आ गया, सॉलिड गैस, दो फिजिकल स्टेट आ गया। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन टू या मोर फेजेस। फेजेस का मतलब फिजिकल स्टेट। और भी इसका एग्जांपल है, जैसे देखिए ZnS, Zn किस फॉर्म में होता है बोलो, सॉलिड स्टेट में। CO G फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में,
क्या फॉर्म होता है बोलो? फॉर्म होता है ZnO प्लस CO, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉलिड है गैस है, सॉलिड है गैस है, तो दो फिजिकल स्टेट हो गया, सॉलिड गैस दोनों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें पहला था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ठीक है। अब स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन तीन टाइप का है। सबसे पहला रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, समझ गया ना। तो जैसे मान लीजिए आयोनिक रिएक्शन जो होता है, ये कैसा होता है बताइए? बहुत तेजी में होता है, समझ गया। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या आएगा? तो ऐसा रिएक्शन जो आयोनिक वाला हो वो क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन। ये बहुत तेज होता है, ठीक है ना। या सिंपली आप बोल दीजिए फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या होगा? जब भी एसिड और बेस मिलता है तो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? आयोनिक रिएक्शन। तो देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जनरली these reactions are ionic reaction, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ गया। तो आयोनिक रिएक्शन कैसा बताइए? बहुत तेजी में होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है, नहीं तो ए बी करके नंबरिंग करते, ए बी। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, नोट कर पा रहे हैं? चलिए लिखते चलिए जल्दी जल्दी। तो पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, अगला है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। जैसे जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो सब कैसा है? मॉडरेट या स्लो रिएक्शन है। जैसे आप देखिएगा, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलके क्या बनाता है? HI। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसा है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलके रिएक्शन किया, तो ये कौन सा रिएक्शन है बोलो? मॉडरेट रिएक्शन। तो जनरली दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसा होता है बताइए? मॉडरेट या स्लो होता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस रिएक्शन के रेट को आप डिटरमिन कर सकते हैं? क्या आप पता कर सकते हैं? मॉडरेट स्पीड पे है तब कर सकते हैं हम पता, ठीक है। मतलब मॉडरेट रिएक्शन का हम रेट पता कर सकते हैं, तो इसका रेट डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल। इसका आप रेट पता कर सकते हैं कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, लेकिन जो रिएक्शन एकदम तेजी में हो गया आप उसका रेट पता नहीं कर सकते हैं। तो वेरी फास्ट में एक लाइन और ऐड कीजिएगा, रेट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। आप इसका स्पीड पता नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है, समझ गए। मतलब सेकेंड से भी कम लगता है इस रिएक्शन को होने में।
तो आप पता कैसे कीजिएगा। लेकिन मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन कि आप रेट को, स्पीड को डिटरमिन कर सकते हैं। और एक होता है बहुत स्लो रिएक्शन, जैसे लोहा में जंग लगना, ये कैसे होता है, एकदम धीरे धीरे होता है, समझ गए। तो थर्ड टाइप है, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। इसको होने में सालों लग जाता है। ठीक है ना, लोहा में जंग लगने में सालों साल लग जाता है, ठीक है ना। तुरंत लोहा में जंग नहीं लगेगा। तो दो तरीके से हम समझ लिए रिएक्शन। पहला था बोलो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे होमोजीनियस रिएक्शन, जिसमें सबका फिजिकल स्टेट सेम ही रहे। हेट्रोजीनियस, जिसमें दो या दो से ज्यादा फिजिकल स्टेट रहे। अब स्पीड के बेसिस पे बताए, एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन जो बहुत तेजी में हो जाता है, फिर है मॉडरेट या स्लो रिएक्शन जो आराम आराम से होता है, एक होता है वेरी स्लो रिएक्शन जो कि बहुत धीरे धीरे होता है, जैसे लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लगने में सालों साल लग जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं। तो सी नहीं, थर्ड नंबर डाल दीजिए। थर्ड नंबर क्या डालिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे रिएक्शन। तो हीट के बेसिस पे दो तरह का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कितने तरह का रिएक्शन बोलो, ए हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और बी हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक करके हम लोग दोनों रिएक्शन के बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंडोथर्मिक के बारे में। लिखते भी चलिएगा, समझते भी चलिएगा। माही समझ पा रहे हैं? yes. ठीक है, लिखते भी चलिए। हो गया, नोट कर लिए? yes. चलिए, हो गया बालक, छाप लिए? yes, चलिए अब देखिएगा। तो हीट के बेसिस पे हम लोग रिएक्शन का क्लासिफिकेशन अब कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में ना चेंज इन हीट पॉजिटिव होता है, चेंज इन इंथैल्पी पॉजिटिव होता है, समझे। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सबसे पहला स्टेप क्या याद रखना है बोलो, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। आप बोलिएगा डेल्टा एच क्या होता है। डेल्टा एच को हम बोलते हैं चेंज इन हीट, या इसी को बोल देते हैं चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़िएगा। इंथैल्पी का सिंपल मतलब आप समझिए, चेंज इन हीट, हीट में चेंज क्या है बोलो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या देखें, हीट में चेंज, अगर क्या गया बोलो पॉजिटिव, तो कौन सा रिएक्शन बोलो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बचपन में पढ़े होइएगा इंडोथर्मिक का डेफिनेशन, क्या पढ़े थे बता सकते हैं आप? पढ़वे नहीं किए हैं? रिलीज और एब्सॉर्ब वाला कुछ। हाँ, तो हीट इंडोथर्मिक में क्या होता है बोलो? इंडो में शायद वो होता है, क्या बोलते हैं,
रिलीज या एब्सॉर्ब है। हीट इसमें ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। देखिए हम क्या बोले, एक वर्ड अभी हम बोले हैं, ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होता है। समझे। मान लीजिए कि कोई भी चीज आपको हम जलाने के लिए दे दिए, मान लीजिए इसको जलाना है, मान लीजिए इसको आपको जलाना है, तो इसको जलाने के लिए आपको हीट देना होगा, समझ रहे हैं ना, तब ही जलना मान लीजिए स्टार्ट होगा। तो हीट जो दिए और जो जलने के बाद हीट निकला, तो दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे उसी को ओवरऑल हीट बोलते हैं। तो यहाँ इंडोथर्मिक में ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होता है, समझे। अच्छा, ओवरऑल हीट इसमें एब्जॉर्ब होता है तो डेल्टा एच क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। मतलब मान लीजिए ऐसा रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमको हीट देना पड़े, तो उसमें डेल्टा एच क्या होता है बोलो, पॉजिटिव होता है। क्या होता है बोलो, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको हीट देना पड़ता है, और इसमें क्या है बोलो, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच का मतलब क्या अभी हम लिखे, चेंज इन हीट। चेंज इन हीट, चेंज इन हीट का मतलब समझते हैं आप। चेंज का मतलब समझे थे ना, क्या समझे थे, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज का मतलब क्या होगा बोलो, डेल्टा एच का मतलब क्या होगा। देखिए चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है बोलो, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है बोलो, हाँ डेल्टा, ये बोल दीजिए चेंज। चेंज को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। डेल्टा का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए ये सब ना जो पेंसिल से लिख रहे हैं वो आप भी पेंसिल से लिख सकते हैं, मन है तो पेन से भी आप लिख सकते हैं, हालांकि ये बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, बस हम ये समझाने के लिए कुछ कुछ आपको हल्का फुल्का चीज बताते रहते हैं, ठीक है ना, वो पेंसिल से लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा चेंज का मतलब क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि फाइनल क्या बनता है रिएक्शन में बोलो, रिएक्शन में फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, और स्टार्टिंग में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट के पास भी कुछ हीट होगा, इंथैल्पी होगा, और रिएक्टेंट के पास भी कुछ हीट इंथैल्पी होगा, समझ गए। तो एचपी का मतलब क्या है बोलो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के पास हीट, ठीक है। और ये हो गया एच आर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समझते चलिएगा। अब एक चीज बताइए, कोई भी चीज पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव दिया इसका मतलब क्या है बोलो, पॉजिटिव दिया इसका मतलब क्या है, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज पॉजिटिव कब आएगा, जब ये वाला बड़ा होगा, ये सेकेंड वाला छोटा होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। जैसे 5 और 2 है, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना, बीच में माइनस डालिएगा तो। मान लीजिए 5 है, ये 2 है, तभी तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो, 3 आएगा। अब मान लीजिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, बीच में हम माइनस लगा दिए, तब तो रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। मतलब बड़ा इसमें से कौन सा होगा बोलो, प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट के पास ज्यादा हीट होगा, रिएक्टेंट के पास कम हीट होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा, एनर्जी प्रोडक्ट के पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बताइए, रिएक्टेंट को हम हीट ओवरऑल दे रहे हैं, रिएक्टेंट को हम हीट दे रहे हैं, निकल कम रहा है, तो प्रोडक्ट के पास क्या होगा बोलो, ज्यादा हीट होगा। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब हीट ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी मतलब हीट, समझ गए। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होता है, जिसके पास हीट ज्यादा होता है, वो सबसे कम स्टेबल है, समझ गया ना। मतलब मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो पागलों की तरह करने लगेगा, समझ गए, ठीक है ना। अब मान लीजिए जिसके पास कम पैसा है तो वो बड़ा चैन से जीता है, समझ गए ना। गांव में जाके देखिएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, ठीक है ना, वो आराम से चैन से सोया होगा। जिसके पास जितना पैसा उतना पगलाया रहता है, मतलब उतना कम स्टेबल है। तो प्रोडक्ट के पास हीट ज्यादा है तो प्रोडक्ट क्या है बोलो, कम स्टेबल है। मतलब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि बताओ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है, या हीट या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, बोलो ज्यादा स्टेबल कौन है,
तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बोलो? प्रोडक्ट के पास ज्यादा हीट है तो प्रोडक्ट कम स्टेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? रिएक्टेंट का। इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नहीं होगा, नहीं है ना? चलिए अब हेडिंग डालिएगा, रिप्रेजेंटेशन, बालक समझ पा रहे हैं ना, ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है ना? थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, हो सकता है कि उड़ भी जाए। माही ये समझ आया? हम बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो समझ में आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? रिएक्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और डेल्टा एच क्या है बोलो? यहाँ पे डेल्टा एच क्या है बोलो? पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देखिए डेल्टा एच क्या है बोलो? पॉजिटिव है। यहाँ पे हो क्या रहा है बोलो? हम लोग इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं। रिएक्टेंट को हम क्या दे रहे हैं बोलो? हीट दे रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं, हीट निकल कम रहा है। रिएक्टेंट को हम हीट दे रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कैसे रिप्रेजेंट किए समझे? या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा लिखिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव डालना होगा, नहीं तो आप रिएक्टेंट प्लस हीट डालिए तब प्रोडक्ट बना। अच्छा इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या? रिएक्टेंट बराबर पी माइनस हीट, ठीक है ना? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और उसमें से हीट माइनस कर दीजिए, तो ये भी किसका रिप्रेजेंटेशन है बोलो? एंडोथर्मिक का। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार लगा दिए, ठीक है? अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता कहाँ कहाँ पे है? इसका कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या? बताइए कहाँ पे हीट हमको देना पड़ता, हीट निकलता कम है, पता है कि नहीं? मान लीजिए जैसे, नहीं पता है, जैसे देखिए फ्यूजन, फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो अब मान लीजिए बर्फ है, पिघल गया, लिक्विड बना, तो वहां पे हीट हमको देना पड़ा, समझ गया? मान लीजिए हाथ पे रख के पिघलाए, ठीक है ना? तो हीट यहाँ पे देना पड़ा तब लिक्विड बना। मान लीजिए वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन समझते हैं ना? मान लीजिए पानी को गैस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको हीट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं? सॉलिड को हीट करते हैं ताकि वो गैस बने, तो हीट हमको देना पड़ा। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो उसमें ज्यादा हीट लगता है, निकलता कम एनर्जी है, समझ गया ना? नेक्स्ट है डिसोसिएशन। मान लीजिए कोई भी चीज हमको तोड़ फोड़ करना है, तो ये कौन सा रिएक्शन है बताइए? अधिकतर जो डिसोसिएशन रिएक्शन है मोस्टली कैसा है बोलो? एंडोथर्मिक है। क्या आप लोग समझ पाए? समझ गया ना? तो आप देखिएगा आपके सामने ना एंडोथर्मिक का डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है माइनस एक्स किलो कैलोरी, ठीक है? या डेल्टा एच पॉजिटिव, समझ गया ना? तो कुछ इस टाइप से लिखा मिलेगा आपको। तो ये हुआ आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना? समझ गया ना? अच्छा आपको इसका ग्राफ हम बनाना सिखाए क्या? इसका ग्राफ भी सिखा दे? चलिए सिखा देते हैं, इसका ग्राफ भी बना देते हैं, ठीक है ना? एंडोथर्मिक का, ठीक है ना? थोड़ा बताते हैं, पहले इतना कॉपी कीजिए, तब कॉपी कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा। हो गया? कॉपी हो गया? चलिए ठीक है। अब देखिएगा एक ग्राफ हम बनाते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पे हम लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है? जिसको हम शॉर्ट में पीओआर से
रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। यहां पे है आपका इस एक्सिस पे इंथैल्पी हीट, ठीक है। समझिएगा इस रिएक्शन में क्या होगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट के पास भी कुछ एनर्जी तो होगा ना, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां, मान लेते हैं कि इतना है रिएक्टेंट के पास एनर्जी, ठीक है। मान लेते हैं ये है हीट ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, समझ पा रहे हैं ना। उधर लिख दिए थे इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसलिए लिखने का दोबारा जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जाएगा। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन कराने के लिए मिनिमम आपको कुछ अमाउंट में हीट देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ कुछ हीट तो देना ही पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगा, समझ गया ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा ताकि रिएक्शन हो सके, समझ गया ना, ठीक है। मतलब उतना एनर्जी तो जरूरत पड़ेगा ही रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ही। तो ये जो है यहां तक जो पहुंचेगा रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट है, समझ गए, ठीक है। इतना एनर्जी तो कम से कम देना ही पड़ेगा जिससे रिएक्शन हो। तो इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ, कट गया क्या वीडियो, एक सेकेंड। आइए जल्दी जल्दी आइए सब लोग। हो गया क्या, आ गया ना सब लोग, चलिए ठीक है। देखिएगा तो हाँ, हम क्या बता रहे थे अभी आपको, हम बता रहे थे कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देना ही पड़ेगा रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम उतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या है बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बताइए, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दिया जाता है वही है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी जरूरत पड़ता है उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी तो देना होगा तभी जाकर रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी जरूरत पड़ा, मान लेते हैं यहां हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो ग्राफ लंबा चौड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना जरूरत हमको पड़ता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, वही क्या बोलो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या होगा बताइए, मान लीजिए हम क्या बोले हैं कि रिएक्शन को करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा पहले, तो एनर्जी हम दे दिए, मतलब रिएक्शन को हम एक्टिव कराने के लिए एनर्जी दे दिए, मतलब हम क्या किए, एक्टिवेशन एनर्जी दे दिए। तो इतना जो आप देख रहे हैं ये वाला जो एनर्जी, ये क्या है बोलो, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसको हम शॉर्ट में ईए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, ईए से। तो ईए क्या है बोलो, ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है समझते जाइएगा, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बोलो, ये सारा डेफिनेशन बुक में लिखा नहीं रहता, हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम
एक्स्ट्रा जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है वही एक्टिवेशन एनर्जी, तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इस रिएक्शन के लिए, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वही क्या है बोलो, ये है, राइट। ठीक है, तो आपके सामने दो वर्ड आया, दोनों का मतलब आप समझ गए। अब क्या होगा बोलो, हम हीट दिए रिएक्शन को करवाने के लिए, लेकिन रिएक्शन में हीट निकला बड़ा कम, मतलब ये ग्राफ कहां पे लटक जाएगा बताइए, ये ग्राफ आगे तो बढ़ा 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 बढ़ा, क्या एनर्जी ज्यादा निकल पाएगा, जवाब है नहीं, यहीं पे लटक गया, ऊपर में ही लटक गया। मतलब हम ध्यान से देखिए, ये तो था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए पहले हम एनर्जी दिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिए ताकि रिएक्शन एक्टिव हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी दिए। अब क्या हुआ, थोड़ा ही सा एनर्जी बचा, मान लीजिए इतना ही बना, मतलब इतना ही एनर्जी रिलीज हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ, हीट हमको देना ही पड़ गया, समझ गए, ओवरऑल हीट क्या हुआ बताइए, हमको देना पड़ गया। मान लेते हैं कि इतना ही कम पे जाके लटक गया, ठीक है, मान लीजिए इतना ही कम पे जाके लटक गया, राइट। तो ये क्या है बोलो, यहाँ पे कुछ गैप आ गया, समझ गया ना। मान लेते हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है बोलो, इतना ही है, ये मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट के पास क्या हुआ बताइए। अच्छा आप देख के बताओ, एनर्जी किसके पास ज्यादा है, प्रोडक्ट के पास कि रिएक्टेंट के पास, बोलो। प्रोडक्ट के पास ज्यादा एनर्जी है, तो यही तो हम लिखे थे HP ग्रेटर देन HR, इसी कारण से लिखे थे, समझ गए। अब ये जो दोनों के बीच का जो गैप आया, इसी को हम डेल्टा H बोलते हैं। तो डेल्टा H क्या होता है बताइए, ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, कौन सा, ये जो गैप आप देख रहे हैं यही है डेल्टा H, समझ गए। तो ये क्या है बोलो, डेल्टा H है, समझ गए। तो ये किसका ग्राफ है बताइए, इंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अच्छा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा। अच्छा एक्सोथर्मिक में क्या होगा, इस ग्राफ को बस हल्का नीचे कर देना है, बस खत्म, समझ गया ना। बस अब इसका जल्दी जल्दी हम लोग उल्टा लिखते चलते हैं। हो गया, हो गया, लिख लिए, रुक जाइए, हाँ स्क्रीन पॉज हम कर देते हैं, लिखिए तो अच्छे से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे एनर्जी ना मैक्सिमम है, तो ये स्टेबल जगह होगा या अनस्टेबल वाला जगह है बताइए, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये बताइए। यहाँ पे स्टेबिलिटी आया होगा या नहीं, ये हाईली अनस्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। माही ये समझ आया बोलो, चलिए गुड, बालक आपको, चलिए देखते चलिए। अब नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा बोल दो, डेल्टा H निगेटिव होगा, राइट। अगर मान लीजिए ये आपको पता ना लगे तो आप पीछे से जस्ट उल्टा कर लीजिए, अगर मान लीजिए ये भी समझना है तो पीछे वाला वीडियो एक बार और आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ डेल्टा H क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या बोलो, निगेटिव है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ होगा बोलो, देखिए सुन के उल्टा पुल्टा लग रहा होता है, समझ गया ना, तो कुछ से कुछ करके नहीं आ जाइएगा। यहाँ पे ओवरऑल हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब बोलो, रिलीज होगा, समझ गया ना, ठीक है ना। यहाँ डेल्टा H पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे निगेटिव आया
तो अब हम जो आपसे पूछते हैं वो आप बताइएगा, निगेटिव कब आएगा? अभी हम सिखाए थे डेल्टा चेंज क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनली क्या बनता है बोलो, प्रोडक्ट, ठीक है ना, और इनिशियली क्या रहता है बोलो, रिएक्टेंट रहता है। तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा बोलो, निगेटिव कब आएगा बोलो, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक चीज समझने का कोशिश कीजिए, देखिए किसका ज्यादा होगा बोलो, मतलब जैसे आपसे हम पूछेंगे एचपी और एचआर में हीट किसका ज्यादा होगा, अब इस केस में ये बताइए, बोलो। उल्टा बस करिए ना, उल्टा करते जाइए, ठीक है ना। किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का। हुआ क्लियर कि नहीं? सुनो फिर से, डेल्टा एच निगेटिव आएगा, तो निगेटिव कब आएगा बताइए, कब आएगा निगेटिव बोलो, मतलब एचपी माइनस एचआर, निगेटिव कब आएगा, मतलब एचपी में से माइनस कीजिएगा तब निगेटिव आएगा, कि क्या कीजिएगा, माइनस यहां लगाइएगा कि यहां, बोलो। ऑब्वियसली रिएक्टेंट बड़ा होगा तभी तो निगेटिव आएगा ना, समझे? अगर और ज्यादा हल्का फुल्का कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। देखो ये है आपका, ये मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं आप, फाइनल, ये है आपका इनिशियल, राइट, ठीक है, ये इनिशियल, तो इनिशियल वाला ज्यादा होगा, मतलब इनिशियल के पास ज्यादा एनर्जी होगा और फाइनल के पास कम एनर्जी होगा, तभी तो ज्यादा वाला घटाइएगा, मतलब ये ज्यादा एनर्जी है, ये कम एनर्जी है, कम में से ज्यादा घटाइएगा तभी तो निगेटिव आएगा, ठीक है। अब हुआ क्लियर, बोलो। मतलब प्रोडक्ट के पास क्या है बोलो, प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है, रिएक्टेंट के पास ज्यादा है, तभी तो आंसर निगेटिव आएगा ना। तो अब क्लियर हो गया, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं किसका स्टेबिलिटी खराब होगा, राइट। तो थर्मल स्टेबिलिटी इसमें किसका अच्छा होगा बोलो, प्रोडक्ट का अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ गया ना? चलो जल्दी जल्दी लिखते चलो सब लोग, टाइम नहीं लगाइए ज्यादा। हो गया, लिख लिए, माही लिख लिए? नहीं लिखे हैं, लिखिए, लिखते चलिए। हो गया, लिख लिए, माही लिख लिए? Yes, sir. चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, कहाँ तक करा दिए, अच्छा ये हो गया ना, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए।
रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कल से ना हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे क्लास में, ठीक है ना, तो पढ़ के जरूर आइएगा। क्या? चलो पढ़िए ना, अभी तो तुम्हें पढ़े। चलिए देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और डेल्टा एच क्या है बोलो, यहाँ पे निगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या होगा बोलो, ध्यान से देखो, रिएक्टेंट माइनस हीट तब प्रोडक्ट बना, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। जैसे इधर हम क्या लिख रहे थे, रिएक्टेंट को हीट दे रहे थे तब प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट माइनस हीट तब प्रोडक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना प्लस हीट, हीट बाहर निकला, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका बोलो, एग्जाम्पल नंबर 1 कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन, रेस्पिरेशन, और भी है जैसे फॉर्मेशन। तो ये सब कैसा है बताइए, ये सब है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सब जनरली क्या है बताइए, एक्सोथर्मिक। जनरली एक्सोथर्मिक। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है ना, जैसे आप ना फॉर्मेशन रिएक्शन का कुछ एक्सेप्शन भी होता है। जैसे आप देखिएगा, एक लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए फॉर्मेशन रिएक्शन का ना कुछ एक्सेप्शन भी होता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मेशन रिएक्शन में कुछ ऐसा भी फॉर्मेशन रिएक्शन होता है जो कि इंडोथर्मिक होता है। जैसे उसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2NO, ठीक है। और भी मिल सकता है, जैसे N2O मिल सकता है, और भी कुछ कुछ मिल सकता है, जैसे N2O2 एंड एटसेट्रा। जैसे और भी देखिएगा, कार्बन प्लस सल्फर CH2 मिलता है, ठीक है। और भी है, जैसे नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन NCl3 मिलता है, राइट। जैसे आप देखिएगा, O2 प्लस F2 OF2 O2F2 मिलता है। तो ये सब कैसा है बताइए, ये चारों रिएक्शन कैसा है बताइए, ये चारों का चारों रिएक्शन है आपका इंडोथर्मिक, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, सबका सब फॉर्मेशन रिएक्शन है, ठीक है, सबका सब फॉर्मेशन है, इसमें फॉर्म हो रहा है, सब में चारों में बन रहा है। लेकिन ये कैसा रिएक्शन है बताइए, इंडोथर्मिक है, होना कैसा चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए, हो गया डन। चलिए अब देखिएगा, इसका अब ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ग्राफ कैसे बनेगा इसका समझिएगा, जैसे हम लोग पीछे बनाए थे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखे थे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे हम लिख रहे थे हीट इंथैल्पी। हाँ बोलिए। हाँ चलिए लिख देखते चलिए, इधर देखिए, ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है बताइए, HR, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन को हमको एक्टिव करने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी देना होगा। ये जो एनर्जी है, ये क्या है बताइए, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा जिससे रिएक्शन हो जाए। अब इस रिएक्शन में क्या होगा बताइए, इस रिएक्शन में थ्रेशोल्ड तक पहुंचाएंगे, फिर हीट रिलीज होना स्टार्ट होगा,
हीट रिलीज होना स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो, अब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया, समझे? तो इतना ही है इंथैल्पी प्रोडक्ट का, और रिएक्टेंट का ज्यादा है इसमें, समझे? तो ये देखिए ध्यान से, अब चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच ये हो गया, राइट? तो समझे? तो यहां इंथैल्पी प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, ठीक है ना? तो आप देखिए इधर, रिएक्टेंट का इंथैल्पी ज्यादा, प्रोडक्ट का कम। समझ गए? तो आपको ग्राफ से भी समझ आ गया होगा, ठीक है ना? क्या आप ये समझ पाए? ठीक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, बताइए? टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम देख रहे थे, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम लोग देखे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन का टाइप, ठीक है? तो ये होगा आपका चौथा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना? अब देखिएगा डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन का टाइप, ठीक है? डायरेक्शन के बेसिस पे रिएक्शन का टाइप। अगर हम बात करें डायरेक्शन के बेसिस पे, तो रिएक्शन दो तरह का होता है, ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पहला है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है? डिफरेंस बना के लिख लीजिए, ठीक है? ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? और यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन जाएगा, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, ये जो है यहां पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है बताइए? प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। और यहां पे क्या हो रहा है बताइए? यहां पे प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, समझ गए? यहां प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, समझ गया ना? ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये ओपन कंटेनर में पॉसिबल है, समझ गया? ये रिएक्शन हम जनरली ना इरिवर्सिबल वाला ओपन कंटेनर में ही हम करा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये वाला ना क्लोज कंटेनर में कराना होता है। कौन सा? इरिवर्सिबल। मान लीजिए कोई रिएक्शन में गैस बना, अगर हम क्लोज कंटेनर में नहीं कराएंगे ना तो गैस उड़ जाएगा, हो गया रिएक्शन खत्म, समझ गए? तो सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। जनरली हम ओपन कंटेनर में इरिवर्सिबल कराते हैं, ठीक है? लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोग के पास कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, ठीक है ना? एक्सेप्शन सबका प्रेजेंट है, इसलिए हम जनरली हर जगह लगा देते हैं। समझे? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये सिर्फ ना आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना रिएक्शन बैक भी आ गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तो आपको कुछ समझ आया कि ये जो रिएक्शन है
ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिएगा, प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या लिखेंगे हम, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, इसमें लिख लीजिएगा प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। हो गया। तेजी में हाथ चलाइए, ठीक है। हाँ, लिख लिए हैं, चलिए गुड। आज समझ पा रहे हैं कि नहीं? गुड। माही आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. चलिए गुड। अब आप एक चीज देखिएगा, इसका ना हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, ठीक है ना। हम ना दो कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। एक इधर, एक इधर, ठीक है, देखते चलिएगा। यहां है, यहां से मान लीजिए कोई भी चीज इन होगा, ठीक है। इधर कौन सा है बोलो, इरिवर्सिबल वाला है, और इधर है रिवर्सिबल वाला, ठीक है। यहां से मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज आउट कर देते हैं, ठीक है। समझ गया ना? समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जो हम बोलते हैं उसको समझिएगा। मान लीजिए यहां से पानी इन होता है, और ये जो आउट होने वाला जो कंटेनर है, पानी जहां से निकलने वाला है, ठीक है, ये यहां से इन होगा, यहां से आउट होगा। हम क्या किए, आउटलेट को बंद कर दिए, इसको क्या कर दिए, आउटलेट को क्लोज कर दिया। ये जो आउट होने वाला है, जो आउटलेट है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट, और इसको इनलेट, ठीक है। यहां से पानी इन होगा, यहां से आउट होगा, तो इस आउटलेट को हम क्या किए बोलो, क्लोज कर दिए। अब एक बात बताइए, मान लीजिए यहां से हम पानी डाले जा रहे हैं, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 लीटर पर सेकंड की स्पीड से हम इसमें पानी डाले जा रहे हैं, ठीक है। यहां से क्लोज है, यहां पे हम क्या किए बताइए, यहां पे हम क्लोज कर दिए, तो पानी इसमें क्या होते रहेगा बताइए, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। समझ गया? क्या पानी यहां से निकल पाएगा बोलो? नहीं निकल पाएगा ना, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन हम देखते हैं, जहां से मान लेते हैं 10 लीटर पर सेकंड से हम पानी डाल रहे हैं, समझ गए, और मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी थोड़ा कम है, समझ गए, कम है तो पानी कम स्पीड से निकलेगा, समझ गए। मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से निकलेगा, या 1 लीटर पर सेकंड के स्पीड से निकलेगा। फिर और भी पानी डाले जा रहे हैं, तो एक टाइम बाद क्या होगा, दोनों का क्या है बताइए, दोनों का डायमीटर वगैरह सेम है। मान लेते हैं 10 लीटर पर सेकंड से हम पानी यहाँ डाल रहे हैं, 10 लीटर पर सेकंड से पानी निकल भी रहा है, तो बताइए आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब एक स्टेज पे जाने के बाद क्या हो जाएगा बोलो, पानी इतना का इतना ही रह जाएगा। मान लीजिए 10 लीटर पर सेकंड से गिर रहा है इसमें, और 10 लीटर पर सेकंड के स्पीड से बाहर निकल रहा है। मतलब कौन सा स्टेज है बोलो, इक्विलिब्रियम स्टेज है, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, यहाँ पानी बस आया और यहाँ पे रुक गया, और डालिएगा भर जाएगा, उसके बाद पानी नहीं डाला पाएगा। तो यहाँ क्या इक्विलिब्रियम आया बोलो, जितना पानी डालो उतना बाहर निकला, नहीं निकला। तो दिस डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल का पॉइंट। तो देखिएगा, दिस डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, लेकिन दीज अटेन इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहां क्या हुआ बोलो,
यहाँ पे ओपन है, 10 लीटर पर सेकंड से पानी डाल रहे हैं, 10 लीटर से बाहर आ रहा है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है बताइए, 10 लीटर पर सेकंड से आ रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। समझ गया ना? ठीक है। अच्छा, ये जनरली ओपन कंटेनर क्लोज कंटेनर वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगा। मान लीजिए हम टंकी के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जनरली इसीलिए लिखाया गया है। ठीक है, तो आपको समझ पा रहे हैं ना, जितना आप पानी डाल रहे हैं सब जमा होते जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ बताइए, जो आप रिएक्टेंट डाल रहे हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब पानी जमा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है बताइए, अगला पॉइंट क्या लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, रिएक्टेंट्स आर नियरली completely converted into product। यहां पे क्या हो रहा है बताइए, रिएक्टेंट जो है नियरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ गया? तो रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। समझ गया ना? समझ गया? लेकिन इसमें क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा? नहीं, डाल लें पानी बाहर निकल गया। तो यहां पे क्या होगा बोलो, रिएक्टेंट्स आर नेवर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। चलिए नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर समाप्त हुआ।